क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड्स करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है चैप्टर, जैसे आपको पता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड टू ए रिस्पेक्टिवली इट्स सम इज। आप जिन सॉबिट पर हैं आपको पता है ना। ठीक है। तो इफ द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए बी एंड टू ए रिस्पेक्टिवली इट्स सम इज। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे करने के लिए आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, सम टू एन टर्म्स का और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का, एक एन टर्म का फॉर्मूला, जो कि बहुत जरूरी है। समझते हैं क्या होगा। फर्स्ट टर्म दिया हो गया है बेटा, फर्स्ट टर्म जो दे दिया गया है वो है ए। सेकेंड टर्म जो दे दिया गया है वो है बी, और लास्ट टर्म दे दिया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है? लास्ट टर्म दे दिया है। ठीक है बेटा, तो ये है 2a। अब आप एक बात समझिए कि जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस होगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बेटा? b माइनस ए। क्या हो जाएगा? b माइनस ए। सही है। लास्ट टर्म जो होता है वो होता है, उसको हम एक सीरीज के अगर फाइनाइट टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म जो होता है वो nth टर्म भी होता है। ठीक है, तो वो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे a डिनोट करता है फर्स्ट टर्म को। तो मैं इसे कैपिटल ए बोल देता हूं अभी के लिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट टर्म ऑल्दो वही है, पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया, तो इसमें डी कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि वो यूज नहीं हुआ तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो दिया गया है लास्ट टर्म 2a। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, हमें सम टू इसका सम पूछा है। जब कभी भी सम पूछेगा तो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा n/2 a प्लस एल। बेसिकली a इज द फर्स्ट टर्म, मैंने कैपिटल ए से डिनोट कर लिया क्योंकि वो कंफ्यूजन नहीं चाहता हूं मैं कि फर्स्ट ए भी स्मॉल ए दे रखा है, फर्स्ट टर्म भी स्मॉल ए दे रखा है, वो नहीं करना। वो दे दिया इस बार, पर कंफ्यूजन हो सकता था। मान लेते सेकंड टर्म स्मॉल ए देता तब तो गलती कर सकते थे। तो हमने कैपिटल ए को अपना फर्स्ट टर्म बोला है फॉर्मूले के हिसाब से, और एल को लास्ट टर्म बोला है। तो n/2 a प्लस एल। देखिए, मुझे लास्ट टर्म तो पता है, मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, मुझे बस n पता करना है इस फॉर्मूले से, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो करते हैं। तो कैपिटल ए जो फर्स्ट टर्म है वो है स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन, डी की जगह आ रहा है b माइनस ए इज इक्वल्स टू 2a बिकॉज इट्स द लास्ट टर्म। ठीक है, इसको मैं यहां पे लिख भी सकता हूं लास्ट टर्म l। ठीक है, और फिर इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो यहां से ये जो वैल्यू आएगी इसे इधर भेज देंगे तो ये a हो जाएगा। तो n माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करने की गलती मत करिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो n माइनस वन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2a माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। कैसे किया बेटा मैंने? एक लाइन में मैंने इसको पहले इधर भेजा, 2a माइनस ए हुआ, ये पूरा टर्म को डिवाइड कर दिया तो n माइनस वन बच गया। तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a अपॉन बी माइनस ए प्लस वन। सही बात है। और ऐसा करने की वजह से n की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा b अपॉन बी माइनस ए। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई गेस। सही बात है, यहां पे कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू आ गई है b अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब एक छोटा सा स्टेप और, वो है सम का फॉर्मूला। निकालते हैं सम इज n/2। सो व्हाट इज दिस डिवाइड बाय 2? जब भी मैं n/2 करूंगा, ध्यान से सुनिए, जब मैं n/2 करूंगा तो यहां पे भी एक 2 आ जाएगा, यही तो चेंज होगा। तो यानी कि वो होगा b अपॉन 2 टाइम्स b माइनस ए। मैंने यहां पे 1/2 किया तो मैंने यहां पे भी 1/2 कर दिया, सेम सेम है, तो यहाँ n/2 बन जाएगा। और n/2 की वैल्यू लिखनी है फॉर्मूले के हिसाब से। a जो कि मेरा फर्स्ट टर्म है यहाँ पे, वो कितना दे रखा है बेटा? स्मॉल ए, प्लस लास्ट टर्म कितना दे रखा है? 2a। बस खत्म हो गया। 2a प्लस ए 3a, तो ये हो जाएगा 3ab, कहीं पे है देखिए, ढूंढिए, 2 टाइम्स b माइनस ए। देखिए शायद सी ऑप्शन में ही है, एंड दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। सिंपल है कि नहीं है? क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अगर आप बिल्कुल, मैंने इस क्वेश्चन से शुरुआत क्यों करी? क्योंकि मैं नॉर्मल इजी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आया हूं, वो मैंने बहुत पहले सॉल्व कर दिए थे, और वो आपको हर जगह मिल जाते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने, वैसे ये भी बहुत कठिन कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ शुरुआत करने के लिए जनरली नहीं लोग करते हैं, पर मैं ऐसे ही क्वेश्चन इस सीरीज में लेने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एक्टिव करना पड़ेगा, तो प्लीज एक्टिव करिए और इसको पढ़िए। अगर आपने इसे पढ़ लिया है, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। If S1 is the sum of an AP of n odd number of terms and S2 the sum of the terms of the series in odd places. अच्छा,
इसको समझिए इस तरीके से कि हुआ क्या कि मेरे पास सबसे पहले S1 इज द सम ऑफ एन एपी ऑफ, एक ऐसी एपी है जिसके मैंने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं। कैसे टर्म लिए बेटा? ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिए, यानी या तो मैं 3 टर्म लेके जोड़ रहा हूं, या तो मैं 5 टर्म लेके जोड़ रहा हूं, या तो मैं 7 टर्म लेके जोड़ रहा हूं, या मैं उसके 11 टर्म ले रहा हूं, ऐसे टर्म ले रहा हूं। 9 भी लूंगा, मजाक कर रहा हूं, वो तो कितना भी ले सकता हूं, पर वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है। खुद वो ऑड नंबर नहीं है, ये गलती मत करिएगा। वो 1 3 5 7 9 11 नहीं है, वो खुद ऑड नंबर नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो 1 4 7 10 13 ऐसे भी हो सकते हैं, सीरीज कोई भी हो सकती है, पर उस सीरीज में जो टर्म्स लिए गए हैं वो लिए गए हैं ऑड नंबर टर्म्स ऑड नंबर्स हैं। तो गिनती इनकी टोटल कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑड है। तो पहला टर्म अगर a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो इस सीरीज का सम क्या होगा? जब इसमें n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो इस सीरीज का सम होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो बहुत पुरानी कथा है, सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है। क्या नहीं पता है वो ये अगली लाइन, if sum of the terms of the series S2 is the sum of the terms of the series in odd places। odd places यानी जो odd places पे मौजूद सीरीज जो टर्म्स है उनका सम किया जा रहा है। तो odd places पे जब मौजूद टर्म्स की सीरीज आप बनाओगे तो आप इसे पिक करोगे, इसे पिक करोगे, सॉरी फोर्थ है वो, इसे पिक करोगे और इसे पिक करोगे, करेक्ट, सही बात है। पहली पोजीशन वाला टर्म को लोगे, तीसरी पोजीशन वाले टर्म को लोगे और पांचवी पोजीशन वाले टर्म को लोगे। क्यों? क्योंकि ऑड प्लेसेस वाले टर्म्स को पिक करके एक नई सीरीज बनानी है। तो ऐसा करने से कितने टर्म पिक होंगे? अच्छा एक बात सोचो, अगर मैंने शुरुआत में सीरीज बनाई होती 5 टर्म की जैसे कि इसमें, तो जब पिक किया तो उसमें सीरीज में टोटल टर्म 3 निकले, क्योंकि 3 ऑड प्लेस है, 5 में 3 ऑड प्लेस है। अच्छा 7 टर्म की सीरीज बनाता तब कितने होते? तो 6 भी होता और एक इधर एक और 7 होता, तो 4 आ जाते। पैटर्न समझो, 5 + 1/2 3 होता है, 7 + 1/2 4 होता है। इसका मतलब अगर मैंने n टर्म्स लिए होते तो यहां पे n + 1/2 टर्म्स आ रहे होते, यानी कि दूसरी सीरीज में बेटा, दूसरी सीरीज में जो टोटल टर्म होंगे वो होंगे n + 1/2। पर एक गलती मत करना कि यहां डिवाइड बाय 2 फॉर्मूले में भी होता है, तो /2 एक और हो जाएगा, समझ गए? ये गलती मत करना कि भाई 1/2 और हो जाएगा, क्योंकि वो n/2 होता है, नंबर ऑफ टर्म्स n + 1/2 है, तो 1/2 भी होगा। अच्छा उसका पहला टर्म तो वही होगा, क्योंकि पहला टर्म पहली प्लेस पर, और पहली प्लेस एक ऑड प्लेस है, पहला टर्म पहली प्लेस पे है और पहली प्लेस एक ऑड प्लेस है, तो 2a ही होगा, प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल के बैठे हैं n + 1/2, यहां पे -1 फॉर्मूले की वजह से। d क्या होगा? इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस होगा, जब आप दो नीले वालों के बीच में अंतर देखते हो, देखिए दो नीले वालों के बीच का अंतर क्या 2d नहीं होगा? होगा। अगर इसका d है, इसका d है, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो दूसरी सीरीज जब बनेगी तो उसका डिफरेंस 2d होगा। और हमें करना क्या है? इन दोनों को डिवाइड। मैं इसको क्या कर ले रहा हूं, एक बार सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं आपके लिए, इधर ही कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, सुनो मेरी बात को। ये +/2, ये 2 और ये 2 एक साथ हैं, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे, ये डिनोमिनेटर के आ रहा है, ये डिनोमिनेटर में पढ़ा, न्यूमरेटर में उसके, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, n + 1/4, क्योंकि ये 2 यहां उतर आएगा, फिर ये 2 हो जाएगा 2a। अब इसको देखो, सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, हाँ ये +1 है, ये 2 एलसीएम जाएगा, तो यहां बनेगा -2 / 2 टाइम्स 2d। अब देखो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म जो है ये -1 बन जाएगा, सही है। तो मैं बस यहां पे S1/S2 लिख रहा हूं। अब S1 क्या है बेटा? n/2 2a + n-1 इंटू d अपॉन, ये क्या है? n + 1/4 टाइम्स 2a प्लस, ये बचेगा n-1। हाँ बिल्कुल सही देख लिया आपने, बिल्कुल सही सोचा भी अब आपने कि ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं सर, हो रहे हैं, बिल्कुल होंगे। ये क्या बचता है? ये बचता है
n अपॉन 2 अपॉन n प्लस 1 अपॉन 4। अच्छा, तो यहां से देखो इसको, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, तो ये 2 ये धीरे से डिनोमिनेटर से उतर के न्यूमरेटर पे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2n अपॉन n प्लस 1। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए ठीक है। आपने कुछ समझा यहां से? क्या समझा? क्वेश्चन कितना अच्छा है, नहीं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस वीडियो को दोबारा से रीप्ले करिएगा स्टार्टिंग से। मैंने जितना अच्छे से समझा सकता था कि ये कोशिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही बकवास और आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसको ले लिया क्योंकि देखने में बड़ा अजीब लगता है और फिर लगता है ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? इसलिए मैंने इसको लिया है। इसका सिर्फ स्वरूप जो है वो खतरनाक है, बाकी इसके है कुछ नहीं इसमें। तो पढ़ते हैं इसको। इफ इन एन एपी Sn is equal to n square p and Sm is equal to m square p, where Sr denotes the sum of r terms of the AP, then Sp क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बस ये समझिए कि अगर मैं Sr बोलूंगा तो वो r टर्म का सम है, तो अगर मैं Sm बोल रहा हूं m स्क्वायर p है, तो बेसिकली वो m टर्म्स तक का टर्म सम है, तो वो m स्क्वायर है। जब Sn बोल रहा हूं तो वो n स्क्वायर है क्योंकि वो n टर्म्स तक का सम है। तो अगर मैं आज Sp बोल दूंगा तो यहां p रिप्लेस कर दूंगा इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर टाइम्स p, तो आंसर आ जाएगा p क्यूब। खत्म। मतलब कुछ है नहीं, मैंने पहले ही बोला था, बस वो देखने में ऐसे अजीब सा लिख दिया है, ये सब कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको बस एक सीरीज दी गई है, √2 प्लस √8 प्लस √18। √32 लिखा था, मैंने कॉपी नहीं किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बेवकूफ बना रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे ये, पर ये कभी कभी हमको क्या लगता है रूट में आ जाता है ना, तो मैंने देखा बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, डर से जाते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे डरना नहीं चाहिए। इसके एन टर्म्स तक का सम पूछा है, बस सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैंने सीरीज का ए और डी पता कर लिया तो मैं जहां पता कर लूंगा इसका। तो √2 तो ये ठीक है, मुझे पता है 8 क्या है। आपको पता है 8 अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो उसमें एक पेयर तो बन जाएगा, पर एक छूट जाएगा, तो जो बन जाएगा उसे बाहर ले आएंगे रूट से, और ये 2√2 हो जाएगा। 18 का अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 9। तो अब की बार 3 का तो एक पेयर बन जाएगा, एक 2 का छूट जाएगा, तो 2 रख देंगे अंदर और 3 लिख लेंगे। आप समझ गए? तो इस सीरीज में आपको ए पता है, आपको डी पता करना है। डी क्या है? 2√2 माइनस √2। सेकेंड माइनस फर्स्ट हम करते हैं, सिंपल सा इजीली आ जाता है, सिंपल सा इजीली आ जाता है। तो ये हो जाएगा √2, ठीक है? अच्छा, तो डी पता है, हमें सम टू एन टर्म्स पता करना है। फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 बॉन्ड डी। और ये क्या कर रहे हैं सॉरी ये कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई, इंटू डी, ठीक है? अच्छा, तो यहां से n क्या है? n तो पता ही नहीं है, हमें तो पता भी नहीं करना क्योंकि आंसर ये n में रखने हैं। 2a तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? √2, तो 2√2 हो जाएगा। n नहीं पता है, d कितना आ रहा है? √2 आ रहा है, तो √2 रख दो। अब एक काम करो, आप √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, बाहर निकाल लो और फिर देखते हैं क्या बनता है। तो ये हो जाएगा n√2/2, ये बचेगा 2 प्लस n-1। अब सही है, मैंने √2 को दोनों साइड से बाहर निकाल लिया और यहाँ 2 बच गया और यहाँ n-1 बच गया। अब सुनिए इस बात को, ये √2 इस 2 को डिवाइड कर सकता है, तो एक √2 बचेगा। सही है यहां तक? अच्छा, ये 2 - 1 हो जाएगा, तो n+1 हो जाएगा। n इंटू n+1 अपॉन √2 इज द ऑप्शन नंबर सी। खत्म। मतलब ये पता है मैंने क्यों लिया? क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और मैंने ये दूसरा कंफ्यूजन देखा है कि ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ा अननेसेसरी टाइप का कर देते हैं। सिंपल है कि कॉमन निकाल लो, फिर इजीली वो सब ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करा जाता है? 3 टर्म दे दिए जाते हैं और वो बोले जाते हैं दे आर इन एपी, और फिर कुछ निकालवाया जाता है। जैसे इस केस में x को फाइंड किया जा रहा है। कई बार ये 3 टर्म से सिलेक्शन के ऊपर भी प्रॉब्लम बेस्ड होते हैं कि अगर 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या 3 टर्म्स का कुछ और दिया है, जैसे इनका सम भी दिया है और उनके 2 टर्म का प्रोडक्ट दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस तरीके से काफी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
मैं एक जनरल तरीके से इसको समझा देता हूं, जैसे कि क्लैरिटी आज से कंप्लीट हो जाए आपकी पूरी बन के। तो आप इससे समझ लो कि अगर 3 टर्म्स ए बी और सी एपी में हैं, तो वो अगर एपी में है तो इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि दोनों ही कॉमन डिफरेंस डी के बराबर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, तभी एपी में है। तो इसका मतलब बी माइनस ए की वैल्यू सी माइनस बी के बराबर होगी। कभी कभी इसका यूज करके भी आंसर जल्दी आ जाता है, तो इसीलिए इसको याद रखना या इसको जानना जरूरी है। ठीक है, कुछ बातें समझते चलिए। और कभी कभी इसका मॉडिफिकेशन यूज करके भी आंसर जल्दी आ जाता है। इसका मॉडिफिकेशन क्या है, माइनस बी को उधर बुला लेंगे तो वो प्लस बी हो जाएगा, और एक उधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। बेसिकली मैं इसे सी प्लस ए लिखूं या ए प्लस सी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो b प्लस बी बन जाएगा 2b, और ये आ जाएगा a प्लस सी। क्या आ जाएगा बेटा, a प्लस सी। तो b क्या आ जाएगा, b आ जाएगा a प्लस सी बाई 2। b क्या आ जाएगा, a प्लस सी बाई 2। बस हमको यही समझना था। तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं, याद कर सकता हूं, और मैं ये भी याद कर सकता हूं। आप इन तीनों सिचुएशंस को याद रखिए, बहुत आसान हो जाएगा जीवन। कई बार सिलेक्शन करते समय यही किया जाता है, एक टर्म चुना जाता है, उसे चुना जाता है मिडिल टर्म को। कई बार हम लोग ए चुन लेते हैं, सुन लीजिए यही बता देता हूं। मिडिल टर्म को हम ए चुन लेते हैं, इसका अगले वाले टर्म को प्लस डी और पिछले वाले को माइनस डी करके भी चुन लेते हैं, और इससे भी आंसर आने लग जाता है। तो चुनाव जब करना हो टर्म्स का तो उनको इस तरीके से चुनिए, जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो अगला हो जाएगा ए प्लस 2d, पिछला हो जाएगा ए माइनस 2d। 5 टर्म भी हो जाएंगे इस तरह से। 4 टर्म्स वाला फिर बाद में किसी दिन समझा दूंगा, या इसी में कोई और क्वेश्चन आएगा तो समझा दूंगा। उसमें बस बेसिकली क्या करते हैं, a प्लस डी 2d का डिफरेंस होता है, a प्लस डी a प्लस 3d लेते हैं, और पीछे a माइनस डी और a माइनस 3d लेते हैं। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। अगर ये एपी में है तो मैं ये वाला यूज करने की इच्छा रखता हूं इस बार। आई बिलीव कि ये बहुत सही है। ये क्या कहता है, तब 2 टाइम्स द मिडिल टर्म विच इज 1 अपॉन एक्स प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो पहले और लास्ट टर्म के सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 ब्रैकेट में x प्लस 5, इसे क्रॉस कर लेंगे तो x प्लस 5 प्लस x प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 टाइम्स x प्लस 5, और ये हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 3। कैलकुलेशन है इसमें, हाँ तभी कर रहा हूं बेटा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं बेटा, ये सब आना चाहिए ग्रेड 10 में। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7x प्लस 21। ठीक है, अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10x। तो एक काम कर रहा हूं, चलिए जाने देता हूं, अब लास्ट में ही कर दूंगा सब, एक कंप्लीट में एक साथ ही इसको कर लूंगा। तो ये 13x है, जोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, एक्चुअली मैं सोच रहा था ना इसको भी जोड़ लेता फिर मल्टीप्लाई कर देता, पर अब मैं लिख चुका था। तो 5 प्लस 2 कितना होता है, 7x इंटू 2 कितना होता है, 14x। लीजिए कर दिया, मन ही नहीं मान रहा था। ठीक है, तो 5 प्लस 2 कितना हुआ, 7x, 7x इंटू 2 किया था 14x हो गया। अब सही है। अब ये 2x स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 14x 13x को उधर बुलाएगा तो x हो जाएगा, और 20 उधर जाएगा तो ये 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बन जाएगा। तो बेसिकली आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ज्यादातर ऑप्शन सी आ रहे हैं। मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं किया था, मैंने बस रैंडमली देखा आर डी शर्मा में कौन से अच्छे क्वेश्चन है और मैंने पिक कर लिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखता है पेपर में, और बहुत ही सिंपल इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं पता होती तो आप ये तामझाम कर रहे होते, नहीं करना है। दो बार एलसीएम लेना पड़ता अगर हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करते तो। नहीं 2 बार लेना पड़ता है एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए करते, ये वाला करते, फिर ये वाला करते, तो 2 बार एलसीएम लेते, क्या नहीं लेते, इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली। बड़ा आसानी से एक बार एलसीएम लेके आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसको जनरल से पर्टिकुलर पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ जनरल थ्योरी से करोगे तो समझने में मैंने देखा फाइट सी होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द एन टर्म ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज एन टर्म्स इज एस एन। तो कभी भी इसको इतना डिटेल में नहीं देखना है, तो थोड़ा सा कंप्रेस करके अपने लिए एक पर्टिकुलर केस ले लो। लेट्स सपोज मैं एक बहुत ही आसान सी एक एपी ले लेता हूं,
ठीक है, मैं इसे पर्टिकुलर में देखना चाहता हूं कि क्या सिचुएशन होती, फिर मैं सेटिस्फाई करा के उसको जनरल में भी ले आऊंगा, ऑफ कोर्स लाऊंगा। तो अगर nth टर्म ऑफ एन एपी द सम ऑफ हुज n टर्म्स, मान लेते हैं कि 5 टर्म है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस सीरीज में 5 टर्म है, तो इसका nth टर्म मान लेते हैं कि इसका थर्ड टर्म, ठीक है, द सम ऑफ हुज n टर्म्स, जिसके अगर n टर्म्स का सम किया जाए, n टर्म्स यानी कि 5 टर्म का सम किया जाए, तो इसका 5th टर्म निकलवाना है। देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ हुज 5 टर्म्स, अगर Sn है तो इस सीरीज का 5 टर्म्स का सम क्या है, 5 2 7 8 15, 15 और 11 26, 26 और 14 40, ठीक है, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि Sn प्लस Sn माइनस 1 होगा, क्या Sn में से Sn माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या ये 5th टर्म दे देगा? आई गेस दे देगा। 5th क्यों बोल रहा हूं मैं बेटा, यहाँ पे थर्ड नहीं है, क्योंकि वो nth टर्म पूछ रहा है और n टर्म है सीरीज का, तो दोनों सेम n है, ठीक है। तो वो बोला है 5th टर्म कैसे आएगा, आप खुद सोचिए ये टर्म मुझे कैसे मिलेगा। अगर मैं 5 टर्म का सम निकाल के 4 टर्म तक का सम निकाल लूं, 4 टर्म तक का सम कितना होता, 26 होता, तो अगर मैं 5 टर्म के सम में से 4 टर्म तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे वही नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी, तो क्या मुझे 5th टर्म नहीं मिलेगा? सही बात है, अगर मैं 5 टर्म का सम निकाल के 4 टर्म तक के सम को उससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 5th टर्म ही मिलेगा, क्योंकि मैंने गिनती यहां तक जोड़ी है और यहां तक का सब्ट्रैक्शन कर दिया सम निकाल के, तो सही बात है, तो ये बच रहा है, यानी कि ये वाला सही है। तो ये यही कहने का मतलब था मेरा कि जब मैं Sn का टर्म का सम निकाल रहा हूं और उसमें से Sn माइनस 1 कर रहा हूं, यानी कि उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, तो ये प्लस कहां से, नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगर मैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो मुझे 14 मिलेगा, तो यानी कि मुझे अगर 14 निकालना होता तो मुझे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना होता, तो प्लस वाला तो काम नहीं करेगा, तो ये माइनस वाला काम करेगा, तो यानी कि Sn में से Sn माइनस 1 कर दीजिए। अच्छा, ये क्यों नहीं कर सकते आप Sn में से Sn प्लस 1, क्योंकि ये हमें निगेटिव टर्म दे देगा। इसको बात को समझिए, आप ये कह रहे हो कि मान लेते हैं कि यहां पे 14 था और अगला टर्म होता है 17, तो मैं यहां तक का सीरीज का सम निकाल लूं, फिर यहां तक की सीरीज का सम निकालूं जो कि Sn प्लस 1 होगी बेटा, और उसको सेपरेट करूंगा, तो जब मैं इतनी सीरीज में से इतनी सीरीज को सेपरेट करूंगा तो मुझे ये वाला टर्म निगेटिव में मिल जाएगा, जो कि Sn प्लस 1th टर्म है, वो भी निगेटिव में। समझ रहे हो, मैं इस सीरीज के सम में से इतनी बड़ी सीरीज को सेपरेट कर रहा हूं तो मुझे ये वाला टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा ना, पर ये निगेटिव मिलेगा, और वो भी 5th टर्म नहीं मिलेगा, वो नेक्स्ट टर्म मिलेगा, 6th टर्म, और मुझे निकालना कौन सा था, 5th टर्म निकालना था, मुझे nth टर्म निकालना था, ना कि n प्लस 1 टर्म का निगेटिव निकालना था। पर कल आपको कोई बोल जाए n प्लस 1 का निगेटिव, n प्लस 1 निकालना है, तो आप ये कहना कि Sn प्लस 1 में से अगर आप Sn टर्म को सेपरेट कर दोगे, यानी कि इतने बड़े टर्म की सीरीज में से इतने टर्म को सेपरेट कर दोगे, तो आपको 5th टर्म से बड़ा टर्म यानी कि 6th टर्म मिल जाएगा, यानी तब आपको nth टर्म नहीं n प्लस 1 टर्म मिल जाएगा। इस केस में आपको nth टर्म मिलता है, ये सही है, ये तो कहीं से भी सही नहीं हो रहा, और ये प्लस वाले तो कभी होंगे ही नहीं, तो ये तो पहले ही निगलेक्ट हो गए, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, वो ये कह रहा है कि nth टर्म क्या होगा सीरीज का, यानी कि an क्या होगा, तो वो ये होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। समझ गए इस बात को? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये, और इसका एक और वेरिएशन है, अभी वो नेक्स्ट वाले पार्ट में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है, और इसमें आपको nth टर्म निकालने पता था, तभी आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे, तो इसको सुनो बड़े ध्यान से। आपको मैंने बोला कि किसी भी सीरीज का अगर मुझे nth टर्म पता करना है तो मैं इतनी बड़ी सीरीज का सम निकाल के इतनी बड़ी सीरीज के सम को, जो कि एक टर्म कम है, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाता है। पिछले वाले क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया था क्योंकि तभी मैं समझा सकता था ये सेकंड वाला पार्ट, और ये इंपॉर्टेंट है कि nth टर्म को निकालने के लिए मैं पूरी सीरीज के सम में से यानी n टर्म्स तक जाऊं, मान लीजिए 3 टर्म तक का निकालना है, बुद्धि लगाओ, सुनो मेरी बात को ध्यान से, तीसरा टर्म निकालना है, तो 3 टर्म तक का सम करो और 2 टर्म तक का सम करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तीसरा टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा? तीसरा टर्म मिल जाएगा। समझ रहे हो? अब अगर मुझे ये करना है कि मुझे डिफरेंस पता करना है, तो आपको पता है कि डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1,
या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। बेसिकली n पे पहुंचकर n-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डिफरेंस बचेगा। यानी डिफरेंस क्या होगा, nth टर्म में से n-1 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अगर आज मुझे तीसरा टर्म मिल गया और मुझे दूसरा टर्म मिल गया, अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा। मुझे nth टर्म कैसे मिलता है, फॉर्मूला ये कहता है, तब आपको लिखना होता है Sn माइनस Sn-1। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं n-1 टर्म। अब आप ये सोचो, अगर मुझे फिफ्थ टर्म चाहिए था, तो मैंने 5 तक की सीरीज को जोड़ा, फिर 4 तक की सीरीज को जोड़ा और उसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 5वां टर्म मिला। तो अगर आज मुझे चौथा टर्म चाहिए जो उसके पीछे वाला एक टर्म है, यानी यही तो है an-1 टर्म, अगर मुझे आज ये वाला टर्म चाहिए तो मैं इतनी सीरीज का सम करके, 4 तक की सीरीज का सम करके 3 तक की सीरीज के सम को हटा दूं तो मुझे चौथा टर्म मिल जाएगा। हो गई बात समझ में? यानी इतनी सीरीज का सम, यानी कौन सी सीरीज का सम, n-1 तक का सम करके उसमें से n-2 तक के सम को हटा दूं तो मुझे n-1 टर्म मिल जाएगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, 11वीं में इतना बेहतरीन तरीके से आएगा कि आपका दिमाग एकदम कहेगा ये क्या हो रहा था, ये हो क्या रहा, इसलिए इसको समझा रहा हूं मैं। तो Sn-1 में से इस टर्म तक का सम लेके इतने टर्म तक के सम को, जो कि n-2 है, इतने टर्म तक के सम को हटा दो, इतने टर्म तक के सम को हटा दो। Sn-1 में से Sn-2 हटा दो तो an-1 मिल जाएगा, वही तो चाहिए था। हो गया, अब सिंप्लीफाई करना है बस। तो Sn-1 थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये हो जाएगा Sn माइनस माइनस जुड़ जाएगा क्योंकि सिमिलर टर्म है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स Sn-1 Sn-2। तो सम 2n, ठीक है, यहां दोनों में है, -2 Sn-1, अच्छा दोनों में है। ओ एक गलती हो गई मुझसे, अभी जस्ट मुझसे गलती हो गई। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखा आपने, क्योंकि मुझे दिख गया कि ये मुझे दोनों जगह यही चेंज करके दे रहा है, इसका मतलब ये जानता है कि यहीं पे बच्चे गलती करेंगे और टीचर भी गलती कर रहा था। पर मुझे पता था कि मैं यहां पे गलती कर सकता था, इसलिए मैं दोबारा क्रॉस चेक करने आ गया कि ये माइनस माइनस को प्लस करना था। बहुत सही क्वेश्चन फंसा रहा था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। समझ गए बात को? तो आपको लगता है कि ये देखा, ऑप्शन ने वही बदला हुआ है, सिर्फ यही बदला हुआ है, इसको पता है कि यही गलती हो रही होगी, तो मैंने इसलिए दोबारा क्रॉस चेक करने की कोशिश की। मैं आपको बोलने ही जा रहा था ये कि इसको चेक कर लेना कि ये साइन फ्लिप होगा, और मैंने खुद ही फ्लिप नहीं किया था। मूर्खता की पराकाष्ठा पे हूं मैं। समझ गए बात को? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे प्लस, और ऑप्शन आ जाएगा ए। समझ गए? नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन मुझे लगता है मजेदार है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी, जब आप इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन जब मैंने पर्टिकुलर अप्रोच से समझाया था उसको समझ लेंगे, फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7 आई गेस, स्टार्ट करेंगे। तो एक गलती हो गई, वो क्वेश्चन नंबर 7 था लास्ट वाला, जो मैंने चेंज नहीं किया। मुझे बाद में रियलाइज हुआ जब मैंने अपनी शीट में देखा कि ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। तो इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, सम्स होगा, सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस, देन देयर nth टर्म्स आर इन द रेशियो। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली एक ऐसा हिस्सा है जो कि एक बहुत बड़े क्वेश्चन में आ जाता है और वहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इसको सेपरेट क्वेश्चन लेके करना इज लाइक अ बेटर थिंग, क्योंकि यहां आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन के बारे में। फिर इसका यूज करके काफी जगह पे अच्छे क्वेश्चन बनाए गए। तो उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये किसी 2 AP के सम के रेशियो के बारे में बात कर रहा है और वो दे दिया है, और मैं आपको इसको समझाना चाहता था इसको अच्छे से, इसीलिए मैंने पूरी अपनी कोशिश करी कि ऐसे ही लिया जाए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP का रेशियो पता है, तो उसके nth टर्म का रेशियो क्या होगा? nth टर्म, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, ये दोनों सीरीज n टर्म्स तक जोड़ी गई है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मुझे इनके nth टर्म का रेशियो पता करना है, यानी मुझे पहली सीरीज का nth टर्म और दूसरी सीरीज का nth टर्म पता करना है, उसका रेशियो पता करना है बेसिकली। मैंने पहली सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म को a लिया है, कॉमन डिफरेंस को d लिया है, और nth टर्म को an लिया है। ठीक है, मैंने दूसरी सीरीज में पहले टर्म को कैपिटल A लिया है, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D लिया है, और nth टर्म को an लिया है। ठीक है,
तो इसीलिए मैं इसके nth टर्म के रेशियो को ढूंढना चाह रहा हूं। ठीक है, वो तो ढूंढ लिया जाएगा। पहले मैं एक काम करता हूं, जरा सम का फॉर्मूला लिखता हूं। आज किसी भी सीरीज का अगर मुझे सम लिखना है तो वो होता है n/2, क्योंकि दोनों में n टर्म्स लिए गए हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होल अपॉन दूसरी सीरीज में भी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने पहले ही बता दिया कि पहली सीरीज का एक जो स्मॉल ए है और दूसरी सीरीज का पहला टर्म जो है वो कैपिटल ए है। ये डिनोशन किया गया है दोनों सीरीज को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए। आप चाहो तो a1 और a2 लेके भी कर सकते थे। आप चाहते तो ये बोल सकते थे सर पहली सीरीज का पहला टर्म a1 है, दूसरे का इसका a नहीं 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 लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वो उसका a1 a2 मैच कर जाएगा ना। नहीं, कुछ नहीं, ऐसे सही है, सब सही है, कुछ नहीं बोला मैंने, आपने कुछ नहीं सुना ना, मैंने कुछ बोला है ना आपने कुछ सुना है। म्यूट कर दूंगा मैं एडिटिंग में ठीक है, चलिए सुनिए। तो ये तो चल दिए, इस वाले टर्म को मैं लिखता हूं। अब इस वाले टर्म में ना एक बहुत ही अच्छी चीज है। मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे चाहिए, मुझे यहां पे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए nth टर्म। करेक्ट करेक्ट। तो nth टर्म क्या होता, an क्या होता बेटा, यहां लिख रहा हूं मैं, a प्लस n-1 इंटू डी होता, और ये क्या होता, a प्लस n-1 इंटू डी होता। तो मुझे अगर बोला जाए कि an का रेशियो लिखना है, an का रेशियो लिखना है, तो मुझे कुल मिला के ये वाला टर्म का एक्सप्रेशन ले आना चाहिए यहां पे। इसका मतलब मुझे इसको इससे रिप्लेस करना है और इसको इससे रिप्लेस करना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, कठिन नहीं है। अगर मैं इस 2 को सबसे पहले क्या करता हूं, इस 2 को यहां से निकाल देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a प्लस n-1 अपॉन 2d। इसी तरीके से मैं इस 2 को भी यहां से निकाल लेता हूं, तो यहां बन जाएगा a प्लस n-1 अपॉन 2 कैपिटल D इक्वल्स टू दिस। सही बात है, यहां तक समझ गए। अब सुनिए इस बात को, ये मैंने मैच करा लिया, यहां तक मैच करा लिया। ये 2 जो दोनों के बाहर आए थे कैंसिल हो गए बेटा, यहां से 2 जो आया यहां से 2 आया वो चल दिया, इसलिए लिखा नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये दोनों भी हट गए, ये दोनों भी सेम ही हो गए। बेसिकली ये D और ये D के बीच का रिलेशन चाहिए। क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा क्या है, if the sum of n terms of two APs are in the ratio, then the ratio of then their nth terms are in the ratio। तो कुल मिला के मुझे इस 2 को मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे को यहां से जो लिखा हुआ है इसको और इसको दोनों को n-1 बनाना चाहता हूं। तो मैं n नहीं बना के मैं इसे km-1 बनाना चाहता हूं। लेट सपोज, थोड़ी के लिए m नहीं बोल रहा हूं, मैं k बोलता हूं, k। मैं k निकाल रहा हूं बेटा, पहले रुक जाओ, मैं k निकाल रहा हूं, बाद में मैं n निकाल के दिखा दूंगा, पहले मुझे k निकाल लेने दो। मैं kth टर्म दोनों का निकालना चाह रहा हूं, मुझे k तक पहुंचना है, ठीक है। तो मैं इसे दोनों के k-1 के बराबर करना चाहता हूं, मतलब मैं इस एक्सप्रेशन को k-1 लाना चाहता हूं। n नहीं लाना चाहता बेटा, मैं यहां k लाना चाहता हूं, k दोनों का मैं k ले आऊंगा, k को n से रिप्लेस कर दूंगा। अरे बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो तो, मैं यहां दोनों का k ले आऊंगा और फिर रिप्लेस कर दूंगा। एंड से ना समझाऊंगा तो थोड़ा सा फाइट है, पहले मुझे k लाने दो, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे भी नीचे वाले में भी मुझे क्या लाना पड़ेगा, वहां पे क्या लाना पड़ेगा, k-1 लाना पड़ेगा। तो पहले सुनो, इसको अगर मुझे k लाना है तो क्या करना पड़ेगा, n-1 अपॉन 2 को मुझे k-1 लाना है। सुन रहे हो, मुझे n-1 अपॉन 2 को क्या लाना है, k-1 लाना है। ध्यान से सुनना, इसका मतलब n-1 जो हो जाएगा 2k-2 हो जाएगा। इसका मतलब n जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2k+1 आ गया। अगर मैं इस टर्म की जगह दोनों के केस में k ले आऊं, ध्यान से सुनो, हाँ, अगर मैं दोनों की जगह यहां पर k-1 ले आऊं तो ये kth टर्म का ही तो रेशियो हो जाएगा। मैं कब ला सकता हूं यहां पे
k-1। मैं इस पूरे की जगह k-1 कब ला सकता हूं, यानी मैं n-1/2 को k-1 कब रिप्लेस कर सकता हूं, मैं तब रिप्लेस कर सकता हूं, ये जान है, मैं तब रिप्लेस कर सकता हूं जब n को मैं 2k+1 रख दूं। n को मैं क्या रख दूं बेटा, 2k+1 रख दूंगा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन k-1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, k-1 बन जाएगा। तो मेरे लिए मैं डायरेक्टली रख रहा हूं यहां पे k-1। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अरे इस सीरीज में मैक्सिमम क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, मैं हल्के वाले क्वेश्चन सॉल्व करने ही नहीं आया हूं। सुनो इस बात को, k-1 है, दोनों के लिए क्या हो गया k-1। कैसे आया, मैंने n-1/2 का रिप्लेसमेंट कर दिया k-1 से, मेरा मन था मैंने कर दिया। ऐसा करने से मुझे इस n को यहां रिप्लेस करना पड़ेगा, यहां पे क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, 2k+1 से। बस यही था, ये रिप्लेसमेंट ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था जो हमने अचीव कर लिया है। समझ रहे हो बात को, आई बिलीव यहां तक दिखता हो बस। फिर मैं इसमें क्या करने वाला हूं, अब मुझे समझो इस बात को, इस बात को, ये जो भी लिखा है बेटा, ये लिखा हुआ है kth टर्म, और ये जो लिखा है ये लिखा है kth टर्म ऑफ द अदर सीरीज। तो ये kth टर्म लिख गए हैं, ठीक है, दोनों के kth टर्म लिख गए हैं। मैं इरेज करता हूं क्वेश्चन वाले हिस्से को, और सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको इसी में आ जाए। तो इसको यहां तक आई गेस दिख रहा होगा, हाँ तो दिख तो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। करते हैं बेटा, 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3, 3 + 5 8 अपॉन 5 2 जा 10k प्लस 5 1 जा 5 + 7 12। ये आ गया मेरा kth टर्म का रेशियो, ये आ गया बेटा मेरे kth टर्म का रेशियो। कौन से टर्म का रेशियो आ गया है, kth टर्म का रेशियो। अच्छा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, 3k + 4। इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, 5k + 6। तो 2 और 2 कट गया। तो 3k + 4 और 5k + 6 कब आता है, कब आता है, जब यहां पे k और k होता है। अगर यहां पे 1 और 1 डाल देंगे तो फर्स्ट टर्म का रेशियो आ जाएगा, अगर यहां पे 2 और 2 डाल देंगे तो यहां 2 सेकंड टर्म का रेशियो आ जाएगा। अच्छा, पूछा क्या था, nth टर्म का रेशियो। तो ठीक है भाई, आज हम यहां पे n डाल देंगे इसके पॉइंट पे, तो यहां पे 3n + 4 अपॉन 5n + 6 आ जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है, ये तो बड़ी गलत बात है भाई। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। तो ये लिखा है 3 2 जा 6 + 3 + 5 8, 5 2 जा 10। ओहो ओहो ओहो, आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे यहां -1 पुट करना था। कितनी बड़ी मूर्खता कर गया मैं अपने जीवन की, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था, इसलिए सॉरी। 2k -1 है वो, ठीक है, तो यहां -1 पुट करना था। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6k, 6k -3 + 5, तो 2 हो जाएगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। 5 2 जा 10k -5 -5 + 7, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब आ जाएगा, इट वॉज माई मिस्टेक, आई डिडंट सी दिस हिज 2k -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 बाहर 3k + 1, और यहां 2k बाहर 5k + 1। तो ये अगर, अब ये अगर सेम लॉजिक तो सेम है बेटा, अगर ये kth टर्म है तो k लिखा है, अगर यहां पे आज nth टर्म लिख देते तो फिर यहां पे n लिख जाता। क्या बेवकूफी वाली गलती कर गया हूं, -2 + 1 -1 करना था, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। 3n + 1 अपॉन 5n + 1, अब ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, इससे पहले कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ गए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने तक समझाया है, ये जो मिस कर गया हूं वो माफ कीजिएगा इसके लिए, और बस बाकी सब ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मुझसे मिस हो गया चीज जो नहीं होनी चाहिए थी, आई बिलीव सो, पर कोई बात नहीं है, 9th में नहीं करेंगे। 9th क्या कह रहा है, 2 सीरीज हैं, उनका सम लिया गया है, और उन सीरीज को एक बार n टर्म तक जोड़ा गया, दूसरी वाली को n + 1, और जो रेशियो है वो दे दिया गया है। फिर आपसे n पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को मेरे करने का बस एक ही मकसद है, मुझे पढ़ के लगा था कि इस सीरीज में आपको अच्छी क्वाड्रेटिक मिल सकती है, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में n की बहुत प्यारी क्वाड्रेटिक आती है,
जिसको सॉल्व करने में बच्चे जनरली गलती कर देते हैं या फिर कुछ ना कुछ उसमें डिफिकल्टी होती है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है सिवाय कैलकुलेशन टफ होने के। तो सबसे पहले इस n टर्म्स की सीरीज का फॉर्मूला होता है n/2 2a, सम टू n टर्म्स का आपको फॉर्मूला पता है 2a, तो 2 5 10 प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर आप n-1 इंटू डी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, n-1, डी की जगह 4 है, ठीक है, अपॉन दूसरी सीरीज में n+1 टर्म है बेटा, तो n+1/2, फिर आप लिखोगे 2a, अब की बार a 7 है तो ये हो जाएगा 14 प्लस n+1, क्योंकि n की जगह n+1 है, -1 क्योंकि फॉर्मूले में होता है -1 इंटू डी, डी की जगह की बार 9 से 7 गए 2 बचेंगे, डी की जगह 2 है, और इक्वल टू लिखा है 17/16, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 2 हटा दो, एक काम कर लो, यहां से 2 कॉमन ले लो और बाहर ले आओ, ठीक है, पहले इसको 2 कॉमन ले लो और बाहर ले आओ, तो यहां पे 2n हो जाएगा, ये बचेगा 5 प्लस n-1 इंटू 2 अपॉन, यहां भी 2 बाहर आएगा तो n+1 इंटू 2, और यहां बचेगा 7 प्लस n, क्योंकि ये तो चला ही गया है और 2 भी चला गया बाहर, सही बात है। तो ये हो गया 17/16। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, अच्छा, तो ये बचेगा n अपॉन n+1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये बचेगा 5 प्लस, तो ये 2n आएगा, ये -2 होगा और ये +5 होगा, तो +3 हो जाएगा, हाँ सही है, और ये 7 प्लस n ही है, ठीक है, या n+7 लिख लेते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 17/16। कोई गलती नहीं करनी है हमें, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 16 को इधर बुला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, 2n इंटू n, 2n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 17 आएगा, फिर क्या हो जाएगा देखिए, n इंटू n, n स्क्वायर प्लस 7n प्लस n प्लस 7, सही है यहां तक। अच्छा, तो यहां हो जाएगा 16 2 32n स्क्वायर प्लस 48n, 17n स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1 8, 17 इंटू 8 कितना होता है बेटा, 8 7 56, 8 1 8 और 5 13, 136n, अच्छी क्वाड्रेटिक है, बड़े टर्म नहीं है, छोटे नहीं है, 17 7 119 होगा, ठीक है, समझ गए। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं एक बार इसको इरेज कर लेता हूं और फिर करते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है ना, दिस इज लाइक आप समझ चुके हो, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसका रिकॉल करना पड़े, बस मैंने कोई गलती ना करी हो, अदरवाइज फिर मुझे फिर से करना पड़ेगा। तो 32n स्क्वायर, अब सुनिए मेरी बात को, 17 को इधर बुलाएंगे तो माइनस होगा, तो 32 में से 17 गया तो कितना बचेगा, 15, 48 है, ये 136 है, इसको यहां पे कर लेते हैं, 136 और 48, 16 में से 8 गए 8, 12 में से 4 गए 8, ठीक है, 16 में से 8 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 88, तो माइनस का 88n, करेक्ट, और ये हो जाएगा 119 माइनस का। इस क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से करना आई डोंट बिलीव कि अच्छा है, पर स्टिल आई वांट टू ट्राई वंस। वैसे श्रीधराचार्य तो ऑब्वियसली आप लगा लोगे, श्रीधराचार्य के लिए एक ट्रिक बता देता हूं यहां पे, अगर 88 का स्क्वायर करना है तो प्लीज 90 - 2 का स्क्वायर करना, और उसको a - b के होल स्क्वायर से ओपन कर लेना, तो ये हो जाएगा 8100 प्लस 4 माइनस 2 to the 4 360, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना पहले, फिर 4 जोड़ देना और वो जल्दी हो जाएगा 88 का स्क्वायर। एक और तरीका 88 का स्क्वायर जल्दी करने का, ये भी सिखा देता हूं, इसको आप 8 इंटू 8 इंटू 11 इंटू 11 लिख सकते हो, 8 इंटू 8 कितना होता है 64। किसी भी नंबर को अगर आप एक बार 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले 6 और 4 लिख दो, 6 प्लस 4 कितना होता है 10, 0, तो यहां पे आ जाएगा एक एक्स्ट्रा 1। फिर इसको फिर 11 से करना है तो फिर 7 को लिख दो, यहां 4 को लिख दो, 4 प्लस 0 4, 0 प्लस 7 7, तो 7744 आंसर है। ये बेटर था ना, हाँ ये बहुत अच्छा था। तो अगर आप बी स्क्वायर निकाल लो तो ऐसे निकाल लेना, मेरा मन पता नहीं क्यों फैक्टराइजेशन की तरफ जा रहा है, आई बिलीव कि शायद हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के कर लेना, ठीक है, कोई ऐसा वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो ये 119 इंटू कितना करना है 15,
119 किससे बना है? 7 की टेबल में नहीं, 17 इंटू 7। तो बेसिकली यही 4 नंबर हैं और चारों प्राइम नंबर हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 17 7 जा 119 होता है और 3 5 जा 15 होता है। अब मुझे ये पकड़ना है, मेरा टेक्निक याद है आपको? क्वाड्रेटिक वाले सीरीज देखे हो कि नहीं? देखनी चाहिए, क्वाड्रेटिक की सीरीज में बहुत कुछ अच्छा बताया था। जब मैं दो फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करूं तो 88 आए, ये माइनस चाहिए, ये सब टेंशन की बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 88 मिल जाए। 88 इज अ क्वाइट अ बिग नंबर टू गेट ऑन सब्ट्रैक्शन। तो क्यों ना मैं 17 5 जा कर दूं, तो वो हो जाएगा 85 और 7 3 जा कितना होगा? 21। नहीं, तो ये तो नहीं हो रहा है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला ही लग रहा है करना पड़ेगा, अगर ये नहीं सक्सेस हुआ और मैंने कुछ गलती ना करी हो। दैट्स अनदर काइंड ऑफ थिंग कि मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है ना। 8 8 16 8 नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं लग रहा है ऐसा। तो 17 5 नहीं बना, पर मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ही चाहिए क्योंकि ये प्लस इधर आया था तो माइनस हो गया था। 17 3 जा 51, 7 5 जा 35, ये तो कभी दे ही नहीं सकता। अच्छा, और क्या बन सकते हैं? ये दोनों को सब्ट्रैक्शन कितना देता है? एक 1 भी लिख लें क्या? एक 1 भी लिख लेते हैं, एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या बन रहा है। 5 3 जा 15, 15 7 जा, क्योंकि ये रह गया था बस एक पेयर, यही एक बड़ा नंबर दे सकता है। 5 3 जा 15, 21 5 जा 105 और 17, 105 और 17 हो गया। समझिए आपने मैंने कैसे किया? मुझे पता था कि दो तीन तरीके हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 17 5 जा किया तो बड़ा नंबर मिल रहा था, फिर 21 सब्ट्रैक्ट किया तो उससे बात नहीं बनी, तो अगला बड़ा नंबर 17 7 से बन रहा था, लेकिन उससे तो पहले से ही था, बात नहीं बन रही थी। फिर लगा इन तीनों को कर लेते, शायद एक बड़ा नंबर बन जाए जिसको 17 सब्ट्रैक्ट करे तो 88 आ जाए। मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये चल रहा था कि सब्ट्रैक्ट करूं फैक्टर को और 88 आ जाए, और काफी बड़े नंबर होंगे पहला वाला, तभी वो छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर पाएगा, और चारों प्राइम थे, ये बहुत अच्छी बात थी। मैंने आपको बहुत कुछ सिखा दिया इस क्वेश्चन में, अगर आप सीख गए हो तो प्लीज इस बार वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज सिखाई है मैंने वैसे, पर कोई बात नहीं भी करोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। चलो, तो 15n स्क्वायर माइनस, तो मैं बड़े नंबर को निगेटिव साइन दूंगा क्योंकि मुझे माइनस का चाहिए, छोटे नंबर को पॉजिटिव साइन दूंगा और ये वाली बात बन जाएगी। ऐसा करने से ये 15 कॉमन नहीं जाएगा, जाएगा भाई, क्योंकि उसमें 3 और 5 है। यहां बचेगा n माइनस 7, यहां पे 17 कॉमन जाएगा, n माइनस 7, खेल खत्म है क्योंकि n माइनस 7 या तो 15n प्लस 17, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता क्योंकि n एक पॉजिटिव नंबर है, तो n माइनस 7 जीरो होगा, इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी? 7। आंसर आ गया है। आपने इसको करने के 2-3 तरीके सीख लिए आज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -150। तो किसी एपी के शुरुआत के 10 टर्म्स को जोड़ें तो -150 आता है, ठीक है, और अगर उनके अगले 10 टर्म को जोड़ें तो -550 आता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर किसी भी एपी के शुरुआत के 10 टर्म जोड़ेंगे, और अगले 10 टर्म का मतलब हुआ कि पहले शुरुआत के 20 टर्म जोड़े जाएंगे और उसमें से शुरुआत के 10 टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो पहले आपने क्या किया, शुरुआत के 10 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया, चल लिया, बुद्धि वाले। पर अगले 10 के लिए आपको पहले शुरुआत के 20 में से शुरुआत के 10 हटाएंगे, तभी अगले 10 आएंगे, अगले 10 आएंगे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं मैं, ये आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स विल बी n/2। इस सीरीज का a और d दोनों नहीं पता, तो आप लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने सब कुछ राइटली पुट कर दिया। आप होशियार हो, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि मैं बहुत अज्यूम कर रहा हूं कि आपने बहुत अब तक प्रैक्टिस कर ली, और अब बस ये बूस्टर सीरीज है, तो बूस्टर का मतलब भी यही होता है कि थोड़ा सा तो मैं बूस्ट पे रखूंगा। तो
द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स विल बी नथिंग बट सम ऑफ 20 माइनस सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स। अभी बताया। तो सम ऑफ 20 टर्म्स इज 20/2 2a प्लस 19d माइनस सम ऑफ द 10 टर्म्स। अभी निकाल के बैठे हो, निकाले हो ना, तो वापस से इतना मत लिखना, इसी को लिख देना ब्रैकेट लगा के, और वो गलती मत करना जो मैंने पहले एक बार किसी क्वेश्चन में कर दी थी, ठीक है। मुझे अपनी गलतियां बहुत याद रहती है, मैं क्या करूं। तो ये हो जाएगा 10 10 2 जा 20a 10 19 जा 190d माइनस 10a माइनस 45d। सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 10a प्लस 145d। दिस इज द नेक्स्ट 10 टर्म्स का सम। ये मैंने क्यों निकाल लिया, क्योंकि अब मेरे पास दो इक्वेशन है। आप बोलेंगे सर क्या बात करते हो, दो इक्वेशन का, अरे है, मैंने एक चीज यूज नहीं करी, पता है क्या, शुरुआत के सम का -150 है, यानी ये वैल्यू दी गई है -150 और ये वैल्यू आई है -550। खत्म। अब है मेरे पास दो इक्वेशन। क्या बात करते हो, मैंने पहले बोला था। अब ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। मुझे सिर्फ ये समझाने के लिए ये क्वेश्चन को लेना था, और ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है इसलिए। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन जो है, इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो मैं क्या करता हूं, दोनों के पास 10a आ रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं पहले लिख देता हूं 10a प्लस 145d इक्वल टू -550, और फिर लिख देता हूं 10a प्लस 45d माइनस 150, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव है तो 100d बन जाएगा। अब बताओ इससे आसान क्या होगा, ये निगेटिव का 400, तो d की वैल्यू आ गई -4, d की वैल्यू -4 उठा के इसमें पुट कर दो, इजी है। तो ये हो जाएगा 10a प्लस 45d इक्वल्स टू -150, तो हो जाएगा 10a प्लस 45 इंटू -4, तो 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 180 इज इक्वल टू -150। तो 10a की वैल्यू आ जाएगी 30 और a की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a क्या है बेटा, a 3 है और d -4 है, तो ap निकालनी है। तो ap क्या होगी 3 -1 a प्लस d, a प्लस 2d, तो 3 में से 4 गए तो -1, उसमें 4 गए -5, उसमें 4 गए -9 -13 -15 एंड सो ऑन। तो शुरुआत के 10 टर्म तक का सम फिर क्या आ जाएगा, 168 जो आना आ जाएगा, ठीक है। ये 15 नहीं होगा, सॉरी 4 गए ना, 17 होगा, ठीक है। बात समझ गए। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, और मैंने वर्ड प्रॉब्लम नहीं लिए क्योंकि इस बार रिडक्शन ऑफ सिलेबस में बोला था कि जनरल लाइफ प्रॉब्लम के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम नहीं लेने। अब मुझे नहीं पता उसका क्या मतलब है, पर मैंने इससे पहले एक सीरीज बनाई हुई है जिसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वो मैं लगा दूंगा इसी सीरीज, इसी में वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट की तरह। वो प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा, क्वेश्चन सारे अच्छे थे उस समय भी, सीख लीजिएगा। और नहीं तो अगर टाइम मिलेगा तो एक बार और उसको अगर आ रही होगी कहीं से तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहीं पे सॉल्व कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी सा क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन आता है पेपर में तो इसलिए मैंने ले लिया। मैंने इसके पहले भी बताया था कि 3 नंबर के सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ईजी होते हैं, और मुझे लगता है कि पेपर में आते भी हैं। तो अगर आप देखेंगे, एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, पेपर में आते हो भी नहीं भी आते हो, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि आपके ग्रेड 11 की मैथ्स में जरूर यूज होते हैं, या ग्रेड 12 की, डिपेंड करता है कि चैप्टर कब रिपीट मारेगा, अपने उस कॉन्सेप्ट को लेकर आएगा। एपी ऑब्वियसली 11th का पार्ट है, तो आपको 11th में ना इस तरह के सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के ऊपर अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर आपको अभी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन कर लोगे तो 11th में फायदा मिलेगा। तो बूस्टर सीरीज सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर के लिए, बूस्टर सीरीज इसलिए भी है क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर के लिए भी बहुत फायदेमंद है, इसलिए देखिए अच्छे क्वेश्चन ही लिए गए, है ना। लास्ट क्वेश्चन है, करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 12। कभी भी 3 नंबर का सिलेक्शन किया जाए एपी में तो हमेशा याद रखिएगा, पहले टर्म को ए लीजिएगा, अगले टर्म को ए प्लस डी और पिछले को ए माइनस डी। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि जब इनको जोड़ा जाता है तो डी हट जाता है, तो एक वेरिएबल ना हट जाता है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है सॉल्व करने में। तो हमें बोला है कि द सम 12 है, तो यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी की जो वैल्यू है वो 12 है। इससे 3a की वैल्यू जो है वो 12 आ जाएगी क्योंकि माइनस डी प्लस डी हट जाएगा, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ तक तो ठीक है।
अब बोल रहा है द सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, तो उनके क्यूब का सम जो है वो 288 है। इसका मतलब a माइनस डी का जो क्यूब है, a का जो क्यूब है। अब ये क्वेश्चन अच्छा हो जाता है, मैंने आपसे पहले बोला था मैं बहुत इजी क्वेश्चन तो मतलब इग्नोर कर देता हूँ, क्यूब की वजह से मैंने इस क्वेश्चन को पिक कर लिया कि चलो कुछ तो है। सही है, 288 है, तो इसका क्यूब प्लस का क्यूब प्लस का क्यूब एक्चुअली 288 है। तो नंबर्स पता करना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ऐसे सोचिए कि a क्या है, 4 है, तो a माइनस डी का क्यूब, 4 का क्यूब कितना हुआ 64, तो ये हो जाएगा a माइनस डी का क्यूब 64 बेटा 64, तो 288 में से 64 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओके 8 में से 4 जाएगी 4, 224। सही है, तो 288 में से 64 को हटाएंगे तो 224 बचेगा। दो क्यूबिक नंबर्स का सम 224 है, दो क्यूबिक नंबर्स का सम 224 है। काश हिट एंड ट्रायल से कर लेते, देखते हैं कोई वैसे कर पाता है कि नहीं इसको। लेकिन इसको आप, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो पता है, आप क्या करोगे कि a माइनस बी का होल क्यूब से खोलोगे इसको, नहीं वो नहीं करो, पता है क्या करना चाहिए, इसको सोचो कि ये x क्यूब है और इसको सोचो ये y क्यूब है। तो हमने पढ़ा है कि x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस y, सही बात है, इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, सही बात है। ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब का या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, वो लगाओ। x की जगह देखो a माइनस डी रखना, प्लस y तो a प्लस डी। मुझे पता है a की वैल्यू 4 है, मैं बस अभी पुट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं लास्ट में पुट करके सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। a स्क्वायर यानी इस टर्म का स्क्वायर, क्यूब करना कठिन था पर स्क्वायर करना आसान है। क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, माइनस इसको ना मैं ऐसे कर रहा हूं बेटा, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अपने लिए, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लिख रहा हूं, ठीक है। मैं चाहता हूं प्लस वाई स्क्वायर पहले आ जाए, इसके पीछे भी एक कारण है। इसका स्क्वायर करूंगा, क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad माइनस एक्स वाई, इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट। अब ये कैसे टर्म है, खुद कैसे टर्म है बेटा, a माइनस बी, a प्लस बी टाइप की टर्म है, तो जब कंबाइंड मल्टीप्लाई होंगे तो ये होंगे a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आपने देखा मैंने क्या एक छोटा सा चेंज करके क्या जादू सा कर दिया यहां पे, जादू नहीं है वो मैथ्स का एप्लीकेशन है। सही, मैं मूर्ख होता अगर मैं इसे a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन करता और फिर इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब से ओपन करता, बहुत बड़े से ज्यादा से टर्म होते और मैं बैठा सॉल्व करता रह जाता। वो सब नहीं सिखाने आया हूं मैं, पहले भी कह चुका हूं। सीखिए आप क्या सीख के जा रहे हैं यहां से, 2a। अब आपको पता है a की वैल्यू 4 है, मैं रख दूंगा लास्ट में, अभी के लिए आप इसको देखिए, 2ad भी चल दिया। अभी आप एक और चीज देखिएगा, ये क्या बचा बेटा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये है 2a स्क्वायर और 2d स्क्वायर। इसको देखो ये क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि ये है 2 टाइम्स 4। मैं इसे डायरेक्टली 8 भी लिख सकता हूं, चलिए बाद में करता हूं। 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 2d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 3d स्क्वायर, और ये वैल्यू टोटल किसके बराबर चल रही है, 224 के। अब ध्यान से देखिए, 2 4 जा 8, ये बेटा मैं कैंसिल कर रहा हूं अब, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, तो ये बन गया 28। ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर क्या होता है 16 प्लस 3d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28। दिस इंप्लाइज 16 को इधर भेज दीजिए, 28 में से 16 गए तो कितने बचेंगे 12, तो 3d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 4 गधे d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2। सो फाइंड द नंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर्स बस बदल जाते हैं, उनका अरेंजमेंट बदल जाता है, एक डिक्रीजिंग एपी बनती है, एक इंक्रीजिंग एपी बनती है। d को प्लस 2 ले लीजिए, a को 4 लिया आपने, 4 माइनस 2 4, 4 प्लस 2,
या फिर 4 माइनस माइनस 2, 4, 4 प्लस माइनस 2। एक बार डी को 2 ले लीजिए और एक बार डी को -2 ले लीजिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 2,4,6 और 6,4,2। तो नंबर्स अगर आपसे बोलेंगे तो 2, 4, 6 होंगे। एपी बोली जाती तो दोनों आंसर होते। तो नंबर है 2, 4, 6, खत्म। समझ गए? तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। और नेक्स्ट चैप्टर आई गेस ट्राइंगल्स है, 6th वाला पता नहीं कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है शायद, मुझे कुछ भी नहीं याद है। जो भी चैप्टर है देख लेंगे। और अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो to be honest, I'm now looking for people who are actually learning from it. You subscribe the channel, you don't subscribe the channel, I don't care. You like the video, you don't like the video, I don't care. I just want कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए, कि कम से कम बच्चे देख तो रहे हैं इतना मेहनत करने के बाद, अगर वही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। व्यूज भी नहीं बढ़ने से फायदा है, क्योंकि आप क्लिक करके चले जाते हो, उसका क्या फायदा। अगर वॉच टाइम नहीं है तो मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मतलब अगर मैं ये बता के भी अच्छा नहीं पढ़ा रहा, बेकार है मेरा पढ़ाना। Till then, thanks for watching. We'll see you in the next video. Take care.